हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस में। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10th का मॉडल पेपर प्रश्न पत्र जो ऑब्जेक्टिव से जुड़ा होगा। तो आज हम आपको कक्षा 10th का साइंस का ऑब्जेक्टिव का मॉडल प्रश्न पत्र हल करने वाले हैं। आपको पता होगा कि बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में 80 नंबर का एग्ज़ाम होता है और 20 नंबर का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। तो जो आपको बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उसमें 80 नंबर होता है, जिसमें से 40 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, 50% ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो 80 नंबर का होता है, तो उसमें से 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कक्षा 10th के साइंस का कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्न। आप इसे देख रहे होंगे कि सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन एनुअल 2022 से प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर प्रश्न पत्र है जो आज हम आपको हल कराने वाले हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव से जुड़ा होगा। ये साइंस का मॉडल पेपर प्रश्न पत्र है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो आपको सभी बातों को नोट कर लेना है क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर। ये सब इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। आपका पहला प्रश्न है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो आप सभी को पता होगा कि पौधे में जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं या फूल में पाए जाते हैं। पुष्प को ही फूल कहते हैं, तो आपको ध्यान देना है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पुष्प में। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पुष्प में पाए जाते हैं। पुष्प का जो नर भाग होता है, पुष्प का नर भाग, उसे पुंकेसर, पुष्प का नर भाग पुंकेसर, पुष्प का जो नर भाग होता है उसे पुंकेसर या पुमंग कहते हैं। और जो मादा भाग होता है उसे स्त्री केसर, जो मादा भाग होता है, जो मादा भाग होता है उसे स्त्री केसर, स्त्री केसर या जयांग या अंडप कहते हैं। जो नर भाग होता है उसे पुंकेसर या पुमंग कहते हैं, जो मादा भाग होता है उसे स्त्री केसर या जयांग या अंडप कहते हैं। तो आपको इस सभी बातों को ध्यान में रखना है। पौधे में जनन कहाँ पाए जाते हैं? तो पुष्प में पाए जाते हैं। आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो आप सभी को पता होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधे में होती है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हरे पौधे में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो हरे पौधे में होती है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? तो ये जल से बाहर निकलता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जल से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? तो जल से बाहर निकलता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? ये जो जठर ग्रंथियां होती है वो कहाँ पाई जाती है? तो आपको ध्यान में रखना है कि जठर ग्रंथियां अमाशय में पाई जाती है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अमाशय। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो अमाशय में पाई जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है, अमाशय। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, यानी कहाँ संपन्न होती है? ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो आपके कोशिका द्रव में संपन्न होती है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोशिका द्रव। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो कोशिका द्रव में संपन्न होती है। तो आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अवायवीय।
ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा अवायवीय श्वसन। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो अवायवीय श्वसन आपका राइट आंसर हो जाएगा अवायवीय, ऑप्शन बी। बढ़ते आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो आपको ध्यान में रखना है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि आपका ये पिट्यूटरी हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे पिट्यूटरी को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं, इसे ही पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। तो आपको सभी बात को ध्यान में रखना है। पिट्यूटरी ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, इसे पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है, और इसे वृद्धि हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ये मटर के समान होता है। पिट्यूटरी जो ग्रंथि होता है मटर जितना होता है, मटर के समान होता है। तो आपको सभी बातों को ध्यान में रखना है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो आपको पिट्यूटरी ग्रंथि होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि के वही मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, और इसे ही वृद्धि हार्मोन कहते हैं। ये मटर के समान होता है, मटर जितना होता है। तो आपको सभी बातों को ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पौधे के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है। पौधे के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा बाष्पोत्सर्जन। पौधे के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया क्या कहलाती है? बाष्पोत्सर्जन कहलाती है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे की ओर। घेघा रोग पनपता है। आपका अगला प्रश्न है, घेघा रोग पनपता है। तो जो घेघा रोग होता है, जो गले में होता है, वह किसकी कमी से होता है घेघा रोग? तो आपको ध्यान में रखना है, या आप सभी को पता हो कि घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आयोडीन की कमी से। घेघा रोग किससे पनपता है? तो आयोडीन की कमी होने से घेघा रोग होता है। बढ़ते आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा से ही हल्के पीले रंग निकलते हैं और चिपचिपे द्रव। तो आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं। रक्तचाप मापने वाला उपकरण क्या होता है? तो रक्तचाप मापने का उपकरण को कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्फिग्मोमैनोमीटर। रक्तचाप को किससे मापा जाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। आपको सभी बातों को ध्यान में रखना है कि रक्तचाप को किससे मापा जाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। एमीटर से क्या मापा जाता है? तो एमीटर से आपका विद्युत धारा मापा जाता है। क्या मापा जाता है? विद्युत धारा। विद्युत धारा मापा जाता है। एमीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा। स्टेथोस्कोप से क्या मापा जाता है? स्टेथोस्कोप से हृदय की गति मापा जाता है। जो डॉक्टर होता है वो कान में लगाकर आपके हृदय की गति को जांचता है, उसे ही स्टेथोस्कोप कहते हैं, जिसे हम आम भाषा में आला के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टेथोस्कोप से क्या मापा जाता है? तो मनुष्य के हृदय की गति मापा जाता है। इलेक्ट्रोमीटर से आप सभी को पता होगा दूध की शुद्धता मापा जाता है। इलेक्ट्रोमीटर से दूध की शुद्धता मापा जाता है इलेक्ट्रोमीटर से। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। रक्तचाप मापने वाला उपकरण को कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। एमीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा। इलेक्ट्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो दूध की शुद्धता मापा जाता है। स्टेथोस्कोप से क्या मापा जाता है? तो हृदय की गति। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ पाई जाती है? आपका अगला प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया कहाँ पाई जाती है? तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया आपके पौधों में होती है।
वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? तो पौधों में होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है तो पौधों में पाई जाती है। बढ़ते आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो किस में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो आप तिलचट्टा में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तिलचट्टा या कॉकरोच। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो कॉकरोच कहते हैं। तो किस में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो तिलचट्टा में पाया जाता है। और भी आपको याद रखना होगा आप कि केचुआ हो गया, उसमें भी खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। सॉरी, इसका राइट आंसर तिलचट्टा ही होगा। केचुआ मिस्टेक से बोला गया था, इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो आपका तिलचट्टा में पाया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, रक्त क्या है? तो आप सभी को पता होगा और आप सभी ने पढ़ा होगा कि रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। तो रक्त क्या है? तो आपका हो जाएगा उत्तक। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तक। रक्त क्या है? तो एक उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है। बढ़ते आगे की ओर। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो यूरोक्रोम। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यूरोक्रोम। मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है मूत्र का पीला रंग। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो उभयलिंगी जंतु इसमें से कौन है? तो आप सभी को पता होगा उभयलिंगी जंतु उसे कहते हैं जिसमें नर एवं मादा दोनों प्रजनन तंत्र पाया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, केचुआ। उभयलिंगी जंतु इनमें से कौन है? तो केचुआ है। केचुआ के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि केचुआ हो गया या जोक हो गया या स्पंज, ये सभी उभयलिंगी जंतु है। तो आपको याद रखना है, केचुआ, जोक, स्पंज ये सभी उभयलिंगी जंतु है। जिन जीवों में नर और मादा प्रजनन तंत्र दोनों एक ही एकल में मौजूद हो उसे उभयलिंगी जंतु कहते हैं। तो नर एवं मादा दोनों एक ही प्रजनन तंत्र यानी एक ही में पाए जाते हैं, दोनों नर एवं मादा। तो आपको ध्यान में रखना है सभी बात को। बढ़ते आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यूरिया रक्त में फेफड़े से प्रवेश करती है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फेफड़ा। बढ़ते आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डीडीटी। डीडीटी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है? तो डीडीटी होता है। डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफिनॉल ट्राइक्लोरोएथीन। डीडीटी का फुल फॉर्म क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथीन। तो आपको नोट कर लेना है, मैंने क्या बोला? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथीन डीडीटी का फुल फॉर्म है। और CFC का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, आप सभी को पता है। और ATP का होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बढ़ते आगे की ओर। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो। निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, शाकाहारी। तो क्या हो जाएगा? शाकाहारी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होता है। बढ़ते आगे की ओर।
आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो भूमिगत जल का उदाहरण कुआं है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कुआं। भूमिगत जल का उदाहरण क्या है? तो कुआं है। बढ़ते आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है? इसका जो ये सिद्धांत है, प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपके डार्विन ने दिया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा डार्विन। प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत किसने दिया था? वही पूछा है। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है, तो ये सिद्धांत है तो किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया था। बढ़ते हैं आगे की ओर। हरे पौधे कहलाते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे आपके कहलाते हैं अपघटक। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा अपघटक। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो अपघटक कहलाते हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, अंडोत्सर्ज का कारण है। अंडोत्सर्ज का कारण क्या है? तो अंडोत्सर्ज का कारण है LH। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा LH। अंडोत्सर्ज का कारण क्या है? तो LH है। LH का फुल फॉर्म क्या क्या होता है? तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अंडोत्सर्ज का कारण क्या है? तो LH है। और LH का फुल फॉर्म क्या है? तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, लैंगरहैंस की दीपिका कहाँ पाई जाती है? तो लैंगरहैंस की दीपिका कहाँ पाई जाती है? तो अग्नाशय में पाई जाती है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय में। लैंगरहैंस की दीपिका कहाँ पाई जाती है? तो अग्नाशय में पाई जाती है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अंतिम प्रश्न है, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? आपका अगला प्रश्न क्या है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? तो आयोडीन का होना आवश्यक है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में आयोडीन का होना बहुत ही आवश्यक है। साथियों, कुछ महत्वपूर्ण बातें था जो प्लाज्मा से जुड़ा जो छूट गया है। चलते हैं, प्लाज्मा वाला प्रश्न था, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें था जो छूट गया है, जो मैं आपको बता देता हूँ। 10 नंबर का प्रश्न था, ये रहा। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि उसे प्लाज्मा कहते हैं। और प्लाज्मा ब्लड यानी खून में कितने प्रतिशत होता है? ब्लड में तो आपके 55 से 60% आपके प्लाज्मा होता है ब्लड में। किसमें होता है? तो ब्लड में प्लाज्मा 55 से 60% होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। ब्लड में प्लाज्मा कितने होता है? तो 55 से 60% होता है। और प्लाज्मा में 90% पानी 90% पानी होता है। प्लाज्मा में 90% पानी होता है। ब्लड में प्लाज्मा 55 से 60% होता है और प्लाज्मा में 90% पानी होता है और 10% प्लाज्मा में 90% पानी होता है और 10% आपके प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ब्लड में प्लाज्मा 55 से 60% होता है और प्लाज्मा में पानी 90% होता है और 10% प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये सभी बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये 25 प्रश्न था जो मैंने आपको करा दिया है। तो ये था बिहार बोर्ड कक्षा 10th का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। साइंस से जुड़ा है सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न।
मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर का था जो मैंने आपको करा दिया है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको सभी बातों को ध्यान में रखना है और इसे नोट करके अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि यही सब परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। तो आपको सभी बातों को नोट कर लेना है और अच्छे से पढ़ लेना है। और कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो कैसा लगा और अच्छा लगा, और इससे जुड़ा और भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हमें आगे भी इससे जुड़ा आगे भी हमको वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट ज़रूर करें कि मुझे इससे आगे वीडियो चाहिए, तो मैं इससे आगे आपके लिए वीडियो लाऊंगा। कमेंट आप ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।